Hello everyone, this is Charu Gupta and you are here with me in this session of Indian राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी में हमने गवर्नर का टॉपिक पढ़ लिया है। गवर्नर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े और उनकी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, गवर्नर का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद राज्य कार्यपालिका का, स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप आपको चीजें याद होंगी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है आगे। ठीक है, क्या क्या चीजें थी? राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो देखो गवर्नर का टॉपिक, गवर्नर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं हम? गवर्नर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? चीफ मिनिस्टर पढ़ना है, प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है। एक इस इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लब करके पढ़ते हैं, मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लास्ट टॉपिक हमारा होता है स्टेट एडवोकेट जनरल। स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक टॉपिक हमने टिक मार्क आप लोग लगा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो आप सामने लिखा देख रहे हो वो है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको पढ़ने के बाद बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा, स्टेट एडवोकेट जनरल। आपका 15-20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा ये वाला स्टेट एडवोकेट जनरल। मेन जो कार्यपालिका से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो। आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन, ठीक है, सीएम प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में से संबंधित, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मिनिस्टर से संबंधित उपबंध। संबंधित, जिसने क्लासेस पिछली अच्छे से ली है वो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएगा। से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों ने आंसर पहले ही सोच लिया है? पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7। बताओ। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इससे को शुरू करें। मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास डिस्कस की थी उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स को डिस्कस किया है। और इसके अलावा गवर्नर को भी जब पढ़ा था तब भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। अब आप लोग क्या बताएंगे, इसका पार्ट बताएंगे कि पार्ट क्या है, कौन सा है सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। बताओ। समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो? देखो पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं राज्य कार्यपालिका की, या फिर हम बात करें राज्य सरकार की, किसकी? राज्य सरकार की, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें गवर्नमेंट जहां पे वर्ड आ जाएगा, गवर्नमेंट जहां पे वर्ड आ जाएगा वहां पे क्या आ जाएंगी? 3 चीजें आ जाएंगी, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है? जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसमें से हमने क्या है, राज अब हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का जो चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया गया है। तो भाग 6 में राज्य सरकार है, तो सरकार में तो सब कुछ आएगा, विधायिका भी आएगी, कार्यपालिका भी आएगी, न्यायपालिका भी आएगी। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका में ये 4 चीज पढ़ रहे हैं, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इसके अंदर जो आने वाली चीज है वो कहाँ पे आएंगी? पार्ट नंबर 6 में ही तो आएंगी ना। पार्ट नंबर 6 में राज्य सरकार, सरकार के अंदर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर
सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सभी किसका पार्ट है, भाग 6 का पार्ट है, पार्ट नंबर 6 का पार्ट है। इवन आगे जाके जब हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, राजस्थान की विधानसभा, वो भी पार्ट नंबर 6 में ही आएगी। आगे जाकर हम जुडिशरी में हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे, तो हाई कोर्ट्स भी किस में आएंगे, पार्ट नंबर 6 का पार्ट ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक्स ओ आप लेकर चलोगे तो आंसर क्या है, अच्छे से कर पाओगे। आगे आते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद पर। अब हमने क्या देखा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, जिस तरीके से हमने राज्यपाल की स्थिति को समझा था, उसी तरीके से मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की स्थिति को समझो। हमने क्या देखा था कि भारत में क्या अपनाई गई है, भारत में अपनाई गई है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में क्या अपनाई गई है, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, या आप कहो, ये चीज तो आपको पता है रट जानी चाहिए अब इस क्लास के बाद तो बिल्कुल, क्योंकि हम 2-3 बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में अपनाई गई है। ठीक है, इसका मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत सारे फीचर्स हैं, इस शासन व्यवस्था के बहुत सारे क्या हैं, विशेषताएं हैं। एक जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो क्या है, दोहरी कार्यपालिका। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका। अब ये संसदीय शासन व्यवस्था सेंटर में भी अपनाई गई है, स्टेट्स में भी अपनाई गई है। स्टेट्स में भी दोहरी कार्यपालिका है, सेंटर में भी दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका में क्या आएंगे, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, क्योंकि उसमें भी ये रेलेवेंट था और इसमें भी ये रेलेवेंट है। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यों में कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका राज्य में कौन होते हैं, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ठीक है, मतलब वास्तविक कार्यपालिका या फिर रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, या फिर नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, डी जोर एग्जीक्यूटिव जिनको बोलते हैं, वो कौन है, गवर्नर। वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में रियल पावर्स होंगी। रियलिटी में जो डिसीजन मेकिंग है किसके हाथों में होगी, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में। लेकिन काम किसके नाम से किया जाएगा, किसके नाम से किया जाएगा, गवर्नर के नाम से किया जाएगा। नीचे हर डिसीजन के एंड में सिग्नेचर आपको मैक्सिमम के एंड में गवर्नर के देखने को मिलेंगे। इनके पास केवल क्या है, मोटी मोटी एडवाइस किससे ले सकते हैं, सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, नाम इनका चलता है। ठीक है, इस तरीके की शक्ति है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको नाम मात्र का प्रमुख बोलते हैं। तो आप संसदीय शासन व्यवस्था में आप जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी स्थिति देख सकते हो। इसकी स्थिति क्या है, राज्य के संदर्भ में मजबूत है। ठीक है, मजबूत है क्योंकि सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वास्तविक शक्तियां हैं, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण। ठीक है, अब इनका मतलब समझ में, इसका आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, इसकी स्थिति क्या है भारतीय संदर्भ में। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने इतना देखने के बाद क्या देखना है, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्या चीज थी वो, देखो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक आधी चीजें देख रहे हैं, जो रिवाइज ही कर रहे हैं, मान लो बता तो मैं आपको चुकी हूँ। दो चीजें होती है, एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, समझो हेड ऑफ द स्टेट, बताओ कौन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। और राजस्थान की बात की जाए तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राज्य के प्रधान या राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासन या फिर सरकार के प्रधान। ठीक है, एक तो सरकार का प्रधान है, गवर्नमेंट के हेड है, और एक क्या है, राज्य के प्रधान, स्टेट के हेड है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं ये बताओ, इससे भी आपको स्थिति देखने को मिलेगी।
हेड ऑफ द स्टेट किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे किसकी बात कर लो, सेंटर की बात कर लो और स्टेट की बात कर लो। सेंटर में देखो, मैं हाथ के हाथ आपको सेंटर का बताती हुई चल रही हूँ, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर रहें सेंटर को लेकर भी। बाकी आपके लिए जो जानना जरूरी है वो क्या है, स्टेट से संबंधित चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी का पार्ट जो है वो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेंटर, और ये क्या है, सेंटर में हमारी क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? सेंटर में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोला जाता है, ठीक है, राष्ट्र के प्रधान भी बोला जाता है। और राज्यों में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर। राज्यों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंटर में कौन है? पीएम। और स्टेट्स में कौन है? सीएम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको आगे देखो देखने को मिल जाएंगी। भारत में संघ के समान राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की है। जिस तरीके से संघ में प्रधानमंत्री पावरफुल है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल पावरफुल है, सिंह में प्रधानमंत्री पावरफुल है, उसी प्रकार राज्यों में सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद पावरफुल है। अब संवैधानिक प्रावधान मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्या है? देखो, संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल नंबर 163 से इसकी शुरुआत होती है। किससे? आर्टिकल नंबर 163 से। सीएम की यदि बात करें, ठीक है, सीएम की यदि बात करें तो आर्टिकल नंबर 163 से इसकी शुरुआत होती है। पहले एक बार यहाँ पे देख लो, देखो ये रहा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 163 से इसकी शुरुआत हो रही है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होंगी? मंत्री परिषद होंगी। और इसमें क्या बोला गया है? उस मंत्री परिषद के हेड कौन होंगे? सीएम होंगे। देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज सीएम ऑफ द स्टेट एंड देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हु विल एडवाइज सीएम ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 163 में, ठीक है। एक सेकंड रुको, इस चीज को लिख लो एक बार, मैंने क्या बोला है। मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा आर्टिकल नंबर वैसे आगे लिखा भी हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by CM to aid and advise गवर्नर, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसके हेड कौन होंगे? उसके हेड कौन होंगे? सीएम होंगे। और वो क्या करेगी? राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। 164 में मुख्यमंत्री के बारे में क्या लिखा गया है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध लिखे गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के बारे में भी चीजें मिलती हैं कि मुख्यमंत्री की बेसिकली अपॉइंटमेंट कौन करता है। 164 में क्या लिखा गया है? मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करता है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, उनके वेतन भत्ते इत्यादि सारी चीजें, उनकी शपथ, ये सारी चीजें किसमें लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 164 में लिखी गई हैं। आर्टिकल नंबर 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, स्टेट एडवोकेट जनरल की बात करता है, जिनका चैप्टर भी हम अलग से देखेंगे। आर्टिकल नंबर 166 राज्य की सरकार के कार्य के संचालन की बात करता है कि इस स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे रन करता है। उसके बारे में भी कुछ एक आधी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है कि जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, या फिर हम क्या बोले, मुख्यमंत्री की हम यहाँ पे बात करें ना, राज्य सरकार की कार्य का संचालन, जो राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो हम उसी में देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यपाल जो डिसीजन लेगा, या फिर राज्यपाल जो क्या करेगा, जो डिसीजन राज्यपाल के नाम से लिए जाएंगे या फिर सिग्नेचर राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित तरीके से किए जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें हैं वो आएंगी आगे, हम पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 167 राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित मुख्यमंत्री के क्या है? कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को जो सूचनाएं प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी मांगे तो वो देगा, ठीक है। तो ये चीज भी हम अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो इसको यहाँ से हटाऊं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, अब देखो पढ़ेंगे हम कैसे, उसी तरीके से पढ़ेंगे। या तो हम पूरा का पूरा लिख कर पढ़ सकते हैं, या फिर हर पेज के नीचे हम क्या करेंगे, आगे आने वाले एक दो पेजेस के नोट्स बना लेंगे। उस पेज को आप पढ़कर उस पूरे पेज को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है।
संवैधानिक प्रावधान किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम? मुख्यमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 163। आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे क्या होगी? आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिनके प्रधान क्या है? मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका कहने का निचोड़ यही है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टिकल नंबर 163, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल नंबर 163। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 163, ठीक है। आर्टिकल नंबर 163 में क्या लिखा गया है? headed by CM to aid and advise governor of the state, governor of the, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि क्या करेगी? गवर्नर को एडवाइस करेगी, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? सीएम होंगे। अब ये जो चीज लिखी गई है ना, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, उसमें क्या लिखा गया है? एडवाइस तो करेगी गवर्नर को, लेकिन गवर्नर को उन मैटर्स में जिनमें करना चाहिए। कुछ हमने जब पीछे गवर्नर का चैप्टर पढ़ा था उससे कनेक्ट करो, उसमें क्या लिखा गया था कि गवर्नर के पास क्या है? संविधान में गवर्नर को दो तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई है। संविधान में गवर्नर को दो तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर, स्व विवेकीय स्व विवेकीय शक्तियां दो तरीके की गवर्नर के पास है। एक तो संविधान द्वारा दी गई है जो, ठीक है, एक तो संविधान द्वारा प्रदत्त, और एक क्या है? परिस्थिति जन्य। याद है? याद आया कुछ? परिस्थिति जन्य, ठीक है। दो तरह की शक्तियां क्या है? स्व विवेकीय शक्तियां गवर्नर के पास है। मतलब संविधान में ऐसी परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के बिना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज आर्टिकल नंबर 163 भी मेंशन करता है कि ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां पर गवर्नर संविधान के अकॉर्डिंग खुद के स्व विवेक से काम कर सकते हैं, बाकी सभी परिस्थितियों में गवर्नर को एड और एडवाइस देने के लिए क्या होंगी? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी जिनके प्रधान कौन होंगे? सीएम होंगे। समझ में आया? बेसिक कहने का तरीका यही है, बेसिक कहने का मेन मुद्दा तो यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम होगी, जो कि गवर्नर को क्या करेगी? एड एंड एडवाइस करेगी उन मैटर्स पर जिन मैटर्स पर उसको किया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ मैटर्स में गवर्नर खुद के दिमाग से डिसीजन लेता है, उसमें फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस की गवर्नर को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति को सारी चीजों में गवर्नर की एडवाइस लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो। उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्व विवेक से कार्य करता है, राज्यपाल स्व विवेक से भी कार्य करता है। संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थितियां बताई थी, ठीक है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्व विवेकीय शक्तियां होने की वजह से ये वाली लाइन का इस्तेमाल किया गया है। उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्व विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों को करने के लिए और अन्य कार्यों के निर्वाह में राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसके प्रधान क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। जब हम केंद्र में राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के संबंध में इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं होता कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राष्ट्रपति स्व विवेक से कार्य करते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसी किसी बात की कल्पना ही नहीं की गई कि राष्ट्रपति स्व विवेक से कार्य करें। वो तो परिस्थितियां ऐसी बन गई जो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, लेकिन संविधान में नहीं लिखा गया। अब जब संविधान में नहीं लिखा गया तो वो ये भी नहीं लिख रहे कि उन सभी बातों को छोड़कर जिनमें राष्ट्रपति स्व विवेक से कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति के कार्यों में हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिनके प्रधान पीएम होंगे सेंटर में, ठीक है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया, वहां पे सीधा सीधा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। और देखो बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे वैसे कितना याद रखना है? आपको सीधे सीधे इतना याद रखना है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और जिसके हेड होंगे सीएम, और
उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होगा? गवर्नर को सलाह देना। चलो ठीक है, तो ये चीज हमने लिख ली। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 164। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163, एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर्स इन विच गवर्नर एक्ट्स एट हिज ओन डिस्क्रिशन, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ अदर फंक्शंस हुज हेड विल बी द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब आर्टिकल नंबर 164 आएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 164 जिसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 164 की यदि बात की जाए तो इसके अंदर आर्टिकल नंबर 164 में बहुत सारे क्लॉजेज हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 164 एक, 164 1A, 164 2, ऐसे करके आगे हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 164 एक को पढ़ लो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ दी, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। अच्छा बताओ कौन करेंगे? जैसे सेंटर में जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री पद के चुनाव नहीं होते, ऐसे ही राज्यों में भी मुख्यमंत्री पद के चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पद के चुनाव नहीं होते, मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। चुनाव किसके होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं, और विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसके नेता को हम क्या करते हैं? सीएम नियुक्त कर देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम बाय, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम बाय गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम बाय गवर्नर। इसके साथ ही सीएम की नियुक्ति हो गई, और सीएम की नियुक्ति हो जाने के बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम इसको यहीं पे लिख लो, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय गवर्नर। बस अंतर इतना है कि पहले तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाता है, और जब एक बार सीएम नियुक्त हो गए तो उनकी सलाह से फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आप यदि प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश करोगे तो जो हमारे सीएम बनते हैं ना, वही तो बताते हैं कि मैं अपने मंत्री पद किन किन को देना चाहता हूँ। ठीक है, सेंटर में भी प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो डिसाइड करेंगे कि मेरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसमें कौन कौन सा मंत्री पद किसको मिलेगा। ठीक है, रक्षा मंत्री मैं किसे बनाऊंगा, या फिर मैं होम मिनिस्टर या फिर गृह मंत्री किसे बनाना चाहता हूँ, या फिर अदर जितने भी मंत्री पद हैं वो प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं करते। प्रधानमंत्री डिसाइड कर लेते हैं और क्या कह देते हैं, राष्ट्रपति को कह देते हैं कि मेरी तरफ से आप इन लोगों को क्या कर दो, मंत्री पद पर नियुक्त कर दो। तो इसी तरीके से राज्य में भी सीएम एक बार नियुक्त हो जाए, फिर सीएम जिन जिनको बताते जाएंगे, फिर गवर्नर उनको क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। किसके पद पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पद पर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद 164 1A। अब देखो, सीएम की तो नियुक्ति हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति हो गई, लेकिन मान लो कि राजस्थान के सीएम क्या बोल रहे हैं, मैं तो 50 मंत्री बनाऊंगा। ठीक है, सीएम बन गए भजनलाल शर्मा जी। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 50 मंत्री नियुक्त करना चाहता हूं, 50 लोगों को मंत्री पद दूंगा। ठीक है, ये जो हमारी राजस्थान की विधानसभा है, इसमें कितने लोग हैं? राजस्थान की विधानसभा, इसमें टोटल कितने लोग हैं? 200 पीपल है। 200 क्या है यहाँ पे? विधायक। 200 क्या है? विधायकों की संख्या है। अब क्या है, इन 200 विधायकों के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे चुनकर आ गए। ठीक है, इसमें से एक राजनीतिक दल ये वाला, इसको बहुमत मिला, तो इसने क्या बना ली? अपनी सरकार बना ली। ठीक है, इसने अपनी क्या बना ली? सरकार बना ली। अब इसके बहुमत प्राप्त दल का जो भी नेता है, जो भी ये कहेंगे, उसको क्या नियुक्त कर दिया जाएगा? सीएम नियुक्त कर दिया जाएगा। अब ये सीएम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ लोगों को मंत्री पद पर नियुक्त करेंगे। कितने मंत्री सीएम बना सकते हैं, ये लिमिट लगाई गई है किसमें? आर्टिकल नंबर 164 1A में। सीएम ने बोल दिया, भजनलाल शर्मा ने, कि मैं 50 मंत्री बनाना चाहता हूं, तो क्या वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि एक लिमिट लगाई गई थी। 200 जो विधायक हैं, जो 200 विधायक हैं, 200 का 15%, 15% कितना होगा? 30
ठीक है, विद चीफ मिनिस्टर को मिलाकर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 30 पर्सन हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री प्लस उनकी मंत्री परिषद में मिलाकर कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं। ये लिमिट लगाई गई थी हमारी कब? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से, ठीक है। 2003 से पहले कोई जो मुख्यमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है सेंटर में, कितने भी मंत्री अपनी मंत्री परिषद में नियुक्त कर लेते थे, ठीक है। तो ये क्या था? एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो रहा था। जो हमारे मुख्यमंत्री है, फिर प्रधानमंत्री या फिर पॉलिटिकल पार्टी, वो टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट ही इस आधार पर करते थे कि हम क्या है, हमारी पार्टी की तरफ से आप क्या करो, चुनाव लड़ो और हम क्या करेंगे, फिर आपको मंत्री पद पर बिठा देंगे। तो जो इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनको अपनी पार्टी में लाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, लालच देने के लिए उनको मंत्री पद देने का वादा किया जाता था। अब ऐसे मंत्री पद क्या होते थे? बंटते थे, बंदर बाट इसकी हो जाती थी। तो ऐसे मंत्री पदों की बंदरबाट ना हो और क्या है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मंत्रालय क्रिएट किए जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये लिमिट लगाई गई थी, 2003 में लगाई थी, ठीक है। तो 15% से अधिक नहीं होगी। जितना भी हाउस में मेंबर्स हैं, ठीक है, लोअर हाउस में, जैसे जितने भी विधानसभा में सदस्य संख्या है, उसका विधानसभा की टोटल मेंबरशिप का 15% और 12, ठीक है। ये क्या है? मान लो कि कहीं किसी जगह पर 15% करने पर 10 ही आ रहा है, 15% करने पर 10 ही आ रहा है, तो क्या 10 होगी या फिर 12 होगी? तब हम क्या बनाते हैं? मिनिमम 12 सदस्य तो होने ही चाहिए विधानसभा काम करने के लिए। विधानसभा में जो मंत्री परिषद के काम करने के लिए उसमें 12 मंत्री होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या है, या तो मिनिमम 12 या फिर आपकी जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसका 15% आप किस में शामिल करोगे? मंत्री परिषद में शामिल करोगे। ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। 12 मिनिमम लिमिट है और 15% अपर लिमिट है, ठीक है। 12 क्या है? मिनिमम। ये क्या है? 12 क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, समझे? 12 क्या है? मैक्सिमम लिमिट है और ये क्या है? मिनिमम लिमिट है, समझे? तो राजस्थान की विधानसभा में क्या है? 30 तो मैक्सिमम लोग हो सकते हैं और 12 मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसमें मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 का 15% निकालेंगे, वो मैक्सिमम है, और इसके अलावा 12 क्या है? मिनिमम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज आपको, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा? अच्छा, ये आपका क्लियर है। आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। ये क्या है? इसमें क्या लगाई गई है? 15% की लिमिट, ठीक है। किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे शॉर्ट में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा, ठीक है। क्लियर है? टोटल मेंबरशिप का 15% मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। इसको इरेज कर लो, इसको अगले पेज पे लिख लेंगे। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर इज इक्वल टू 12, मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। समझ में आ गया? आर्टिकल नंबर 164 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। इस स्लाइड से और पिछली वाली स्लाइड से हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो आर्टिकल नंबर 163, इसमें क्या लिखा गया है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by CM to aid and advise governor in such cases where he shall not टेक डिसीजन ऑन हिज डिस्क्रिशन। जहां पर वो अपने स्व विवेक से निर्णय नहीं लेगा, उन केसेस में फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो उसको एड और एडवाइस करेगी, और जहां वो स्व विवेक से निर्णय लेगा वहां पे उसका क्या है? स्व विवेक चलेगा, वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है ये। आर्टिकल नंबर 164
क्लॉज 1, अपॉइंटमेंट ऑफ दी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नर के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, लेकिन जब मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी तो मुख्यमंत्री से क्या ली जाएगी? सलाह ली जाएगी। आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स बताए गए हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने हैं? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो राजस्थान की इसमें बात करें तो 200 का 15%, मैक्सिमम 30 सदस्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। मिनिमम नंबर ऑफ दी मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, 12 से कम नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, और ये 91st अमेंडमेंट से ये क्या है? लिमिट लगाई गई है। बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कौन सी अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग पढ़ने लगो ना तो पढ़ने ते समय आपको ये जो लिखा हुआ चीज है ना, हर स्लाइड पे जाओ, या तो आप खुद के नोट्स बना लो, इतनी बड़ी स्लाइड आपको ना खोलनी पड़े, या तो आप खुद के नोट्स बना लो। ये तो हम ब्लैंक पेज पे जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जो हर स्लाइड के नीचे आपको नोट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हर स्लाइड के नीचे फुट नोट दिखाई दे रहे हैं, उस फुट नोट को आप अपने नोटबुक में कॉपी करते चलो, या फिर अपनी लैंग्वेज में भी इसको किसी तरीके से लिख सकते हो। मैं क्या है, नोट्स फॉर्मेट में आपको नीचे नीचे लिखते जा रही हूँ। आप एक पेज लोगे ना तो आपका एक ए4 शीट पे एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो यदि आप इस चीज को फॉलो करते हो तो। ठीक है, इस चीज को फॉलो करो। एक अपना रजिस्टर लो, उसमें जो है फुट नोट्स वाली चीज है ना, उसको ऐड करते हुए चलो। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि ब्लैंक पेज पे यही लिख ले, पर मैं साथ के साथ आपको टेक्स्ट भी दिखाती हुई चल रही हूँ, क्योंकि टेक्स्ट दिखाना फिर बाद में क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। मैं अभी भी पढ़ूं, पहले आपको लिख कर समझाऊं यहाँ पर ब्लैंक पेजेस पर, फिर आपको आगे जाकर टेक्स्ट पढ़कर सुनाऊं। हम टेक्स्ट भी पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ, और मैं आपको लिख कर भी दिखाती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइम सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, तो जितना हम एक दो पेज में पढ़ते हैं वो हम एक पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट दो पेजेस का हमने पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल नंबर 163 देख लिया, 164 देख लिया, 164 के दो क्लॉजेस देख लिया। अब 164 का क्लॉज नंबर 2 देखना है हमको। ठीक है, 164 क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2, आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 3, आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 4। इसको ऊपर ही लिखो थोड़ा सा, आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 4 और आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 5। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको यहीं पे लिखें। ठीक है, जितना कंसाइज आप करने की कोशिश करोगे उतना रिवीजन में फायदा होगा। अभी की ना सोच के, दूर की सोच के पढ़ो। ठीक है, कि आगे जाकर एट द एंड हमको क्या करना है, ये सारी चीजें हमारे पास समझ में आनी चाहिए, माइंड में बैठी होनी चाहिए। रिवीजन के लिए हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट और क्विक नोट्स होने चाहिए। ठीक है, यही लिखा रहेगा ना। आप यदि इन स्लाइड से भी पढ़ोगे तो एक बार आप इन्हीं को देखो, जैसे ही कुछ भी नहीं समझ में आया तुरंत जाके क्या है, ऊपर आपको पता है कि इस पेज पे या फिर इसके आगे या पीछे पेज पे आपको इन नोट्स का क्या है, डिटेल मिल जाएगा। यदि हम आगे पेज पे ब्लैंक पेज पे लिख रहे हैं ना, मैंने ये भी देखा, यदि हम ब्लैंक पेज पे लिख रहे हैं तो यदि आपको कोई डिटेल यदि चाहिए तो आपको आगे जाना पड़ेगा। कौन से पेज पे मिलेगा ये नहीं पता, तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। यदि इसी पेज पे अपन डिटेल लिखते हैं, इसी पेज पे नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आगे जाके स्लाइड यदि आप नोट भी नहीं बना रहे, नोट्स भी नहीं बना रहे खुद के, तो रिवाइज करने में फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2 किसकी बात करता है? सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। किसकी बात करता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद या फिर सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हो, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब होता है? देखो एक चीज तो ये कि जब भी क्या है रेजिग्नेशन देंगे सामूहिक रूप से, इनका क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने रेजिग्नेशन दिया, सबके सब बाकी के मंत्री भी सामूहिक रूप से हटे हुए माने जाएंगे। साथ ही साथ जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका मतलब क्या है, विधानसभा में क्या लाया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। विधानसभा में क्या लाया जा सकता है, विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, एनसीएम, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद सीएम प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, रिजाइन करेगी। क्या करेगी, रिजाइन करेगी। तो सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव उनके सामने पेश किया गया है, उनके खिलाफ पेश किया गया है, उस पर अपने क्या देने के लिए, उस पर अपना विश्वास सिद्ध करना उनका दायित्व होता है। इसलिए वो क्या है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी कहे जाते हैं, क्योंकि विधानसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। और विधानसभा में एक बार ये प्रस्ताव लाया तो इसके बदले में जो सीएम है वो क्या कहेंगे कि नहीं, हमारे पास अभी भी विश्वास है, जनता का विश्वास हमें हासिल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, जो कि क्या कहता है कि अब सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये जो सरकार गठित की गई थी, इनके पास उतने नंबर्स नहीं है, इनके पास क्या है, जनता का विश्वास नहीं है, तो इनको क्या है, रिजाइन कर देना चाहिए। तो इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ प्रधान, वो जो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सदन में अपना विश्वास सिद्ध करने के लिए, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो यदि वो विश्वास प्रस्ताव जीत जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी सरकार बनी रहेगी। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में विपक्षी पार्टीज के द्वारा पास करवा दिया जाता है, तो फिर जो क्या है, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, एक साथ हट जाते हैं। और ये सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति होगा, क्योंकि विधानसभा में ही क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता, याद रखना, ठीक है। अब 164(3) में क्या दिया गया है, शपथ दी गई है। शपथ क्या है, किसी, और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल द्वारा, ठीक है। शपथ दी गई है, शपथ, या फिर क्या लिख लो, मंत्रियों की शपथ। तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार, तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार, और यदि बात करें, ठीक है, मंत्रियों की शपथ तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार बनेगी। साथ ही साथ शपथ दिलवाएंगे कौन, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी, राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे, शॉर्ट करो से, आ नहीं रहा, ठीक है। राज्यपाल या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी भी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। हर मंत्री जब भी अपने ऑफिस में एंटर करता है तो ऑफिस में एंटर करने से पहले क्या लेता है, पद की शपथ लेता है। पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ कि अपने पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जो भी बात उनको बताए, जो भी कर्तव्य उनके हैं उनका निर्वाह करेंगे। गोपनीयता की शपथ उनको जब तक जरूरी लगता है, राज्य के हित में है, तब तक किसी बात को जो उनको अपने तक रखनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए, तो वो उस बात को तब तक गोपनीय रखेंगे जब तक कि वो राज्य के हित में गोपनीय रखना आवश्यक है। सभी सूचनाएं ऐसे जनता में बांट नहीं देनी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टेट के हित के लिए गोपनीय रखना आवश्यक होता है, तो वो गोपनीय आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मंत्रियों की शपथ किसमें दी गई है, तीसरी अनुसूची में दी गई है। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या तीसरी अनुसूची जो कि शपथ की बात करती है, ठीक है, हमने क्या देखा था, 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल इस वक्त भारतीय संविधान में है। 12 शेड्यूल्स में से क्या है, 12 शेड्यूल्स भारतीय संविधान में है, जिसमें से
शेड्यूल नंबर 3 किसकी बात करता है? ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करता है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए पोस्ट पर एंटर करने से पहले विभिन्न जो डिग्निटरीज हैं क्या शपथ लेते हैं, इसका प्रारूप शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है बहुत सारे जो संवैधानिक पद हैं उनके लिए। तो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या संविधान जो अनुसूची 3 में दिया गया है, बताओ। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या है, अनुसूची 3 में दिया गया है या नहीं। राज्यपाल के साथ साथ गवर्नर के साथ साथ किसकी बात करूं? गवर्नर के साथ साथ सेंटर में प्रेसिडेंट की बात करूं, प्रेसिडेंट की बात करूं या फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं? वाइस प्रेसिडेंट, बताइए। देखो मैंने बताया था कि इन तीनों की शपथ, गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन तीनों की शपथ क्या है? तीनों की शपथ अनुसूची अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। अनुसूची 3 में शपथ नहीं, ठीक है, अनुसूची 3 में शपथ नहीं दी गई है। तो इनके लिए शपथ का प्रारूप कहां पर लिखा गया है? इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है ना, गवर्नर का आर्टिकल आप लोगों को याद आ रहा है 169, ठीक है, उसमें गवर्नर के लिए शपथ की बात की गई थी, शपथ का प्रारूप लिखा गया था। तो गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के लिए ओथ कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 60 में लिखी गई है। और ओथ का प्रारूप भी, किस तरीके की शपथ वो लेंगे, वो सब भी आर्टिकल नंबर 60 का पार्ट है। ठीक है, तो बाकियों के लिए जो शपथ का प्रारूप है वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 3 के अनुसार जो मंत्री हैं उनके लिए तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐसे पद हैं जिनकी शपथ अनुसूची 3 में लिखी गई है, याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 4, कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक एब्सेंट है, ठीक है, लगातार 6 महीने तक एब्सेंट है और बिना सूचना दिए, ठीक है, बिना सूचना दिए लगातार 6 महीने तक राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वो क्या नहीं रहेगा? मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को, देखो, किसी या फिर अनुपस्थित की बात करो, या फिर इसमें ये समझो कि कोई भी क्या है, सीएम क्या कर सकते हैं? सीएम किसी भी व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। और गवर्नर सीएम के कहने पर, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सीएम जिन व्यक्तियों को बोल दे उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर दिया जा सकता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। लेकिन सीएम ने मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करवा लिया जो ना तो विधानसभा का सदस्य है ना ही विधान परिषद का सदस्य है। ठीक है, सीएम ने किसी ऐसे मेंबर की रिकमेंडेशन गवर्नर को दे दी कि ये आदमी अच्छा है, इसको नियुक्त कर दो, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य तो ये नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप नियुक्त कर दो। मेंबरशिप तो क्या है, ये हासिल कर लेगा। ठीक है, मेंबरशिप तो 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी इसको, तो आप इसको अभी नियुक्त कर दो। तो मान लो कि गवर्नर ने इस व्यक्ति को, ठीक है, मंत्री नियुक्त कर दिया, पर्सन ए को क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर भी वो व्यक्ति किसी भी हाउस की मेंबरशिप हासिल नहीं कर पाता, विधानसभा की भी नहीं, विधान परिषद की भी नहीं। और राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा की मेंबरशिप यदि वो हासिल नहीं कर पाता तो वो 6 महीने की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता। 6 महीने के अंदर अंदर उसको मंत्री क्या है, मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी। तो किसी भी, तो इससे हमको क्या पता चलता है? मंत्री बने रहने के लिए आपको किसी ना किसी हाउस का मेंबर जरूरी तौर पर बनना होता है। केवल 6 महीने तक ही ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो, फिर भी आपको मंत्री पद मिल गया। ठीक है, मान लो कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया और आप क्या है, शिक्षा मंत्री बन गए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन गए, और नई नई सरकार में आपको राजस्थान के शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन फिर आपको क्या है, आपने अभी कहीं से जीत कर नहीं आए हो ना, तो आप विधानसभा के, आप खुद तो चुनाव हार गए थे, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे खुद आप चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी आपको मंत्री बना दिया गया। अब आपको क्या टास्क है? आप मंत्री बन गए, अगले 6 महीने के अंदर अंदर या तो विधान परिषद से चुन के आओ या विधानसभा से चुनकर आओ, दोनों में से आपको एक जगह से चुनना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो आप मंत्री बन गए हो, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री आपसे 6 महीने के बाद छीन ली जाएगी, क्योंकि यदि आप इन दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनते हो तो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 4 में ये बात लिखी गई है। ठीक है, अब इसको लिख लो एक बार।
बिना, एक सेकंड को, बिना विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल का कोई सा भी सदन हो सकता है, विधानसभा है विधान परिषद, विधानमंडल का सदस्य बने, सदस्य हुए भी 6 माह में, एक सेकंड, 6 माह में सदस्यता प्राप्ति आवश्यक, ठीक है, 6 माह में क्या करना पड़ेगा आपको, सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आपका मंत्री पद आपसे क्या हो जाएगा, छिन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या कोई सदस्य बिना चुनाव जीते, ठीक है, बिना चुनाव जीते, विधानसभा के चुनाव हुए, 200 में से एक भी सीट वो नहीं जीत पाया, ठीक है, वो चुनाव नहीं जीता, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हार गया, फिर भी क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है, ना वो विधानसभा का सदस्य है, ना वो विधान परिषद का सदस्य है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन केवल 6 माह के लिए बनाया जा सकता है, 6 माह बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद मंत्रियों के वेतन भत्ते, सैलरी क्या है, सैलरी, इसकी क्या, जो मंत्रियों को कितना वेतन मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, सैलरी कौन डिसाइड करेगा, विधानमंडल विधि बनाकर निर्धारित करेगा, ठीक है। तो सैलरी कितनी मिलेगी इनको, विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार मिलेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी लेक्चर क्या है, बाकी की चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इवनिंग क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इस सारी चीज़ को रिवाइज भी हम अगली क्लास में ही करेंगे। तो यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।